Hello students, my name is Komal, your English teacher, and today we are again here with one more video of English. In last video we've read the first poem of grade 10, that was Dust of Snow. और आज हम लोग उसी डस्ट ऑफ स्नो का एनालिसिस करेंगे एंड थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखेंगे. सो विल क्विकली स्टार्ट. सो दिस इज द पोम दैट वी रेड लास्ट टाइम. विल क्विकली रिसाइट इट एंड मैं एक बार और छोटा सा समरी इस पोम का दे दूंगी जल्दी से. The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So in this the poet was talking about how he was feeling extremely sad and dejected. कैसे उसे बहुत ही ज़्यादा उसका दिन बहुत ख़राब जा रहा था और वो बिल्कुल अननोइंगली एक रास्ते पर चले जा रहा था. सडनली वो डिस्ट्रैक्ट होता है अपने सैड थॉट से और वो वापस से लाइफ में आता है. वो देखता है कि उसे किसने डिस्ट्रैक्ट किया था, डस्ट ऑफ स्नो ने, जो कि उसके शोल्डर पे गिरी हुई होती है. देन ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से आई. एंड वेन ही लुक्ड अराउंड ही सॉ देयर वाज अ ह्यूज हैमलॉक ट्री ऑन विच देयर वाज अ क्रो पर्च्ड ऑन इट, यानी कि उस पर एक क्रो बैठा था. और उसने सोचा कि मे बी क्रो के मूवमेंट से हैमलॉक ट्री से वो स्नो गिर के उसके कंधों पर आई. और उसने तब रियलाइज़ किया कि नेचर के पास बहुत इमेंस हीलिंग पावर है. नेचर इज़ द बिगेस्ट क्रिएटर. नेचर, ऑफ कोर्स नेचर से बड़ा क्रिएटर कुछ भी नहीं है. गॉड से बड़ा क्रिएटर नहीं है. और गॉड ने क्या बनाया है? नेचर बनाया है. तो नेचर और गॉड को हम ऑलमोस्ट एक ही पोजिशन पे रखते हैं. तो यहाँ पर वो उसने रियलाइज़ किया कि नेचर हैज़ इमेंस पावर. और जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, देयर वाज अ विंड लैंडस्केप, देयर वाज अ बिग ट्री, क्रो वॉज देयर. तो नेचर को देख के कहीं ना कहीं जो भी उसके रिमोर्स थॉट्स थे, जितने भी उसके नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट्स थे, वो सारे थॉट्स किस में बदल गए? अच्छे थॉट्स में बदल गए. एंड ही रियलाइज दैट वी ऑलवेज थिंक दैट देयर हैज़ टू बी अ बिग चेंज इन लाइफ. लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले आती हैं. एंड ही अंडरस्टूड दैट नथिंग इज नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड. इफ एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड, बाय द विल ऑफ गॉड, अगर भगवान ने कोई चीज़ बनाई है तो वो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती है. हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, ये हमारे प्रेजुडिसेस हैं, ये हमारे जजमेंट है, ह्यूमंस के जजमेंट्स हैं, जो कि चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं. आई होप आपको पोम फिर से याद आ गई होगी. एंड अब हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस क्या है? राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी डी. राइम स्कीम हम कैसे पहचानते हैं? जो भी लास्ट वर्ड होता है, जैसे इसमें क्रो है, वो जिस भी लाइन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द वे अ क्रो, तो ये इस लाइन को मैंने ए बना दिया. ठीक है. अब क्रो, लास्ट वर्ड याद रखना, क्रो. सेकेंड इज शुक डाउन ऑन मी. क्या क्रो और मी राइम कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट राइमिंग. तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? बी. द डस्ट ऑफ स्नो. अब नाउ जस्ट लुक एट द पैटर्न. क्रो, स्नो, क्रो, स्नो. डोंट यू थिंक दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग टुगेदर? Yes, and that is why I will name this line A again. Me and then tree. So me and tree. Me and tree rhyming again together, so it will be B. Heart, part. So I will name them as C. Mood, rude. Because they are rhyming together with a similar. अच्छा, यहाँ पर क्रो, स्नो और यहाँ पर होता टो, TOW, तो मैं वापस से उसको ए लिखती, लेकिन एक नया राइमिंग पैटर्न आ गया तो उसको मैंने सी और डी से डिनोट किया है. आई होप आप सबको राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करना आ गया है. ओके, सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? इट इज A B C D and C D. Many students write that this poem does not have any rhyme scheme. That's wrong. It's not a free verse poem. It has rhyming scheme. And what is that? A B
CD, CD. I hope you understood it. Okay. Now we'll see the second literary device or the poetic device that we need to remember, and that is alliteration. A very important literary device, yet very confusing. बहुत कह सकते हैं important है और बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा confusing है पहचानने में. देखो, दो चीज़ें होती है जो काफ़ी सिमिलर होती है. एक होता है alliteration और एक होता है कॉन्सोनेंट्स. ये दो लिटरेरी डिवाइस होते हैं, एलिटरेशन एंड कॉन्सोनेंट्स. अब इसके बीच में क्या डिफ़िकल्टी होती है? दोनों ही साउंड्स के बेसिस पे बने हुए लिटरेरी डिवाइसेस हैं. यानी कि अगर कहीं सिमिलर साउंड आ रहा है तो उन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्सोनेंट्स है या एलिटरेशन. एलिटरेशन को पहचानने के दो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और वो दो इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, फर्स्ट लेटर. सबसे पहला फर्स्ट लेटर. जैसे मैंने बोला, दो वर्ड्स में मुझे एलिटरेशन मिल रहा है, दो सेम लेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों वर्ड्स में फर्स्ट लेटर अगर सेम होंगे तो ही वो एलिटरेशन होगा, अदरवाइज वो एलिटरेशन नहीं होगा. जैसे मैंने बोला बिहाइंड बार्स. ओके, ये एक तुम्हारा और पोम आएगा, टाइगर इन द जू, उसमें है ये बिहाइंड बार्स. तो आई कैन सी बिहाइंड एंड बार्स, बी दोनों सिमिलर है, और सिमिलर होने के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन पे लगे हुए हैं वो दोनों वर्ड्स के. दैट इज वाई ये क्या होगा? एलिटरेशन. लेकिन अगर मैं बिहाइंड बार्स को हटा के बिहाइंड डैब्स कर दूं तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, लेकिन क्योंकि बी इस सेकेंड वर्ड में फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट एलिटरेशन. यू हैव टू रिमेंबर इट. अगर कोई वर्ड कोई भी लेटर फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता तो वो एलिटरेशन नहीं होता. दिस इज व्हाट द फर्स्ट जिसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ identifying alliteration. And second is, it is all about sounds, not the letters. इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है साउंड्स से, इसका मतलब लेटर्स से बिल्कुल नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा कॉन्क्रीट सेल. मैंने क्या लिखा? कॉन्क्रीट सेल. अब तुम्हें दिखेगा सी फर्स्ट पोजीशन पे है. कोमल मैम ने बताया था, जैसे ही फर्स्ट पोजीशन पे दिख जाए आपको सिमिलर लेटर, वो क्या हो जाएगा? एलिटरेशन. नहीं, कोमल मैम ने एक और कंडीशन बताई है, और वो कंडीशन क्या है? द साउंड्स. ओके, कॉन्क्रीट में सी का साउंड आ रहा है क, एंड सेल में सी का साउंड आ रहा है स. तो डू यू थिंक क और स सिमिलर है साउंड में? नहीं. when the sound is not similar, this is not alliteration. तो जो भी लेटर के रेपिटेशन का कोई भी अगर ऐसा तुम्हें मिल रहा है, जैसे कॉन्क्रीट सेल है, इसमें लेटर्स तो सेम थे लेकिन इसमें एलिटरेशन नहीं था, तो जो भी चीज़ एलिटरेशन नहीं होती है वो क्या बन जाती है? ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट्स. यानी कि कॉन्क्रीट सेल हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, एलिटरेशन नहीं है. आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू पीपल कि एलिटरेशन को हम ईजीली कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद टू सिंपल टेक्निक. सबसे पहला टेक्निक होता है हमारा फर्स्ट लेटर पोजिशनिंग, एंड सेकेंड होता है हमारा साउंड्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में हमारे पास कौन से एलिटरेशन हैं? दो हैं, हैज़ एंड हार्ट. फर्स्ट लेटर, साउंड ह. दोनों पॉइंट्स हमारे, दोनों बॉक्सेस चेक हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा? एलिटरेशन. सेव्ड, सम, स. दोनों बॉक्सेस चेक हो गए, फर्स्ट पोजिशनिंग एंड सो दिस इज ऑल्सो वॉट इट इज. ये भी दोनों क्या हुए? एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन. यू हैव टू रिमेंबर, हैज गिवन माई हार्ट इज एलिटरेशन एंड सेव्ड सम पार्ट इज alliteration. Now there are many children who get confused कि मैम एक लाइन में दो literary devices भी होते हैं. जैसे has given my heart में एक और literary device है that we know as synecdoche. Okay, so अब जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, are we supposed to write only one?
Listen, if you know both of the literary device, you please write the both. अगर तुम्हें दोनों याद हैं तो दोनों के दोनों literary device लिखो, बट अगर एक भी याद है तो you will be getting marks. लेकिन ज़्यादातर तुम्हें फोकस करना है कि अगर एक लाइन में दो literary device हैं तो उन दोनों literary device को अच्छे से पढ़ो along with the definition. Now CBSE is playing it a very a smart game. CBSE rather than पहले क्वेश्चन क्या आता था, you were supposed to find out literary devices, you were supposed to find out the poetic device. Now CBSE is giving you the poetic device and now CBSE is asking you to define the literary device. यानी कि बोल देगा कि has given my heart में alliteration है क्यों, तो then you have to write because has given my heart, there are two words has and heart, and both these words are starting with the similar sound, that is the sound of H, and that is why this is alliteration. I hope you understood. तो सिर्फ literary device को रटना नहीं है, हमें उन्हें अब समझना भी पड़ेगा. Now we'll move to the next literary device. Inversion. When the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme. देखो इधर जल्दी से देखो, ये जो लाइन है, the way a crow shook down on me the dust of snow. अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में तुमसे बोलूँगी इस सेंटेंस को ऐसे अगर मैं पढ़ूँ तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है. मुझे कैसे बोलना चाहिए था, द वे अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी. ऑन मी लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पोएट को क्रो और स्नो को राइम कराना था तो उसने क्या किया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया खुद की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. So whenever the poet or any other writer changes the grammatical structure of the sentence to rhyme the two sentences together, that is what inversion is. So first three lines of the poem tell us that this is inversion. क्यों? क्योंकि poet ने grammatical structure को change कर दिया. ये वैसे ऑन मी एंड में आना चाहिए था, बट क्योंकि उसे क्रो और स्नो को राइम करना था तो उसने स्नो को नीचे लिखा और ऑन मी को पहले लिखा. आई होप इन्वर्जन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, एजोनेंस. एजोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड. कहीं भी तुम्हें दिखेगा कि कोई वाउल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई वाउल जैसे ए ई आई ओ यू, आई होप ये पता होगा तुम्हें, वाउल ये वॉवल नहीं होता, ठीक है, it is vowel. okay, A E I O U. अगर ये पांचों वाउल में से कोई भी एक कहीं बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोम में है shook down on me, you will see 1 2 3 4. एक ही लाइन में 4 बार ये वाउल से बार बार इसकी रेपिटेशन की वजह से ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया, एजोनेंस. सो कभी भी किसी भी वाउल साउंड का अगर डोमिनेशन है किसी सेंटेंस में या किसी 2-3 वर्ड्स में, किसी फ्रेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एजोनेंस. एंड कौन सी लाइन है, शूक डाउन ऑन मी, द सेकेंड लाइन ओनली. नाउ विल मूव फर्दर. फिफ्थ वन इज इंजैम्पमेंट. व्हाट इज इंजैम्पमेंट? देखो वैसे तुमने कभी भी अगर कोई पोम पढ़ा होगा तो जनरली पोएट क्या करते हैं, जब लाइन चेंज करते हैं, यानी कि एक लाइन से जब दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं, सो दे पुट अ कॉमा, दे पुट अ हाइफन, लाइक सम सॉर्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स श्योरली कम्स. और जब ये पंक्चुएशन मार्क नहीं आते, उनसे क्या मतलब होता है, पोएट लाइन्स को चेंज करना चाहते हैं, पोएट लोगों को पॉज देना चाहते हैं कि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, दोनों को अलग अलग मतलब, अलग अलग माइंड फ्रेम, अलग अलग सेटअप से पढ़ना है. लेकिन जब पोएट पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाते हैं, इट मीन्स द होल पोम कम्स विद वन सेटअप, इट कम्स विद वन माइंड फ्रेम, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंजॉयमेंट. यहाँ पे हम देखेंगे हमारी पोम में दूर दूर तक कहीं भी देखो कोई भी हमारे पास पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सिर्फ एक लास्ट में पंक्चुएशन मार्क है, एंड दैट इज़ द फुल स्टॉप. तो जब ये कोई भी, इसने पोएट ने जितने भी लाइंस को स्विच किया, चेंज किया विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, दिस इज व्हाट इंजॉयमेंट इज. अब अगर कोई पूछेगा पॉइंट आउट द पार्ट्स वेयर इंजॉयमेंट इज यूज, सो यू कैन सिंपली राइट दैट द होल पोम इज रिटन इन इंजॉयमेंट. पूरी की पूरी पोम को किस में लिखा गया है, इंजॉयमेंट में लिखा गया है. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर विद द फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस.
Now we'll be moving towards the last and very important literary device of this poem, that is synecdoche. Now what is synecdoche? Look, it's a literary device which can be taken as मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर तुम्हें इससे मैं पढ़ के भी समझाऊंगी. If I simply say that I bought wheels, अब बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा I bought wheels. देखो, व्हील्स से यहाँ पे मतलब पहियों का नहीं है, ना कि वो तुम्हारे व्हील्स टॉय का है जो हॉट व्हील्स आते हैं. नो, आई बॉट व्हील्स का मतलब है दैट मैंने एक कार खरीदी है. अब रादर देन सेइंग कि आई हैव बॉट अ कार, मैंने पूरे कार को समझाने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट यूज़ किया. कार का ही पार्ट होता है ना व्हील, स्टीयरिंग. तो मैंने उस पूरे कार के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका एक छोटा पार्ट यूज़ किया, दैट इज़ व्हील्स. एंड आई सेड आई हैव बॉट व्हील्स. सो जब भी हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट को उसी के एक छोटे पार्ट से डिनोट करते हैं, उसी के छोटे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके बड़े पार्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ व्हाट सिनेक्डकी इज़. फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं जल्दी से तुम्हारे लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ एंड देन विल बी सीइंग द एग्जाम्पल इन द poem. A literary device in which a part of something is substituted for the whole. कि यानी कि किसी चीज़, किसी बड़ी चीज़ के एक छोटे पार्ट को पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम जब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेक्डकी. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बताया था हैज़ गिवन माई हार्ट, वो जो लाइन थी हैज़ गिवन माई हार्ट, ठीक है. अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि नेचर, डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे दिल को एक ऐसी चीज़ बताई, या ये बोला कि इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज, उसने मेरे दिल को एक चेंज दिया. बट यहाँ पे ही इज़ नॉट एक्चुअली, ही इज़ नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज हार्ट. वो हार्ट को किससे, बेसिकली इट्स अ पार्ट, एंड ये हार्ट किसका पार्ट है, उसकी पूरी लाइफ का, अ ह्यूमन लाइफ. एंड अगर ह्यूमन लाइफ में अगर तुम देखोगे तो हार्ट उसका पार्ट होता है. येस. So rather than saying that has given my life a change, he has used more of an emotional term, a part of life that is hard to describe. कि उसका सिर्फ ही दिल चेंज नहीं हुआ है, पूरी की पूरी लाइफ में उसको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली है, एक बहुत अच्छा चेंज मिला है. और वो चेंज क्या था, नेवर टू रिग्रेट ओवर पास्ट, always appreciate nature around you, nature has the healing power, nothing is wrong by the virtue of its existence. ये सारी चीज़ें, ये सारी लर्निंग उसके सिर्फ दिल पे नहीं आई थी, उसके सिर्फ दिल को नहीं मिली थी, रैदर उसकी पूरी लाइफ को ये लर्निंग मिली थी. सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द लाइफ विद my heart. I hope I made myself clear what is synecdoche. We can read it out as well. The poet has mentioned that his heart was given a change of mood, but it's not only his heart but his entire self who has been given a change of mood by the dust of snow. So it was not just his heart that was given a change, it was his whole life that had been mended by the nature. He understood that nature has the healing capacity. We do not have any control over past, and when we do not have any control over past, then why to cry over it? Why to ruin your day when you can just go in the lap of nature, enjoy the nature around you, heal yourself. And he also understood that there are many things which we always, which we always state as insignificant things. हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, but those are not actually insignificant. They can even bring the much above, much needed change in our life. So this is what synecdoche is. I hope I made myself clear to you all. Now we'll move to the next part. We'll be looking at few questions which are there in your book also, thinking about the text, and we'll be completing them. Few questions are very important. I'll mark them with a star. Now, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो dust of snow क्या होता है, poet का mood कैसे change हुआ, and जब उसने बोला कि उसका mood change हुआ तो what were the factors affecting that? We'll be seeing very easy question. इतनी बार बता दिया, summary में भी बता दिया. I don't think किसी भी बच्चे को ये question नहीं आएगा. We'll quickly see the answer. A dust of snow means particles of snow. ये particles of snow होता है, या आप इसको flakes of snow भी बोल सकते हो, held together.
The falling of dust of snow on him changed his mood. First he felt sad, but the falling of the dust of snow changed his mood towards the beauty of nature. He realized that he should not waste his day because of his mood and should enjoy the beauty of nature. So जैसे ही dust of snow उसके ऊपर गिरा, he understood कि उससे nature के आसपास को उसको अपने आसपास का जो nature है उसे enjoy करना चाहिए, rather than crying over something which he has no control ओवर. जिस चीज़ पे उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर रोने के बजाय उसे नेचर को एंजॉय करना चाहिए. उसे समझना चाहिए कि नेचर के पास बहुत ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी है, और अगर हम कोई भी प्रॉब्लम लेके नेचर के पास जाते हैं तो नेचर हमें हैप्पीनेस के साथ साथ उसका सल्यूशन भी देता है. And then he realized the beauty of nature and he should not waste his day because he should enjoy the beauty of nature. I very much explained this part. I think this question is very easy. एक बार आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करना. Next. How does Frost present nature in his poem? The following questions may help you to think of an answer. Okay, so now वो nature को किस तरीके से present करता है, और कुछ questions उसके नीचे और दिए हुए हैं, हम उन questions को भी देंगे. What are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in the poem? What images come to your mind? क्या आपको लगता है कि crow generally poems में use किया जाता है, और किया भी जाता है तो कौन सी image को वो reflect करता है, और poet ने ये crow को use क्यों किया है? We'll be looking at this. Birds with great qualities are usually named in the poem. So now the first part of answer is telling us कि generally जो कि birds जिनकी बहुत great qualities होती हैं, like किसी के पास बहुत singing power है, कोई बहुत अच्छा nest बनाती है, किसी की कोई beautiful से wings हैं, तो ऐसे birds with good features वाली birds को generally use किया जाता है poems में. Some of such popular birds are cuckoo, मैना, peacock, parrot, etc. So ऐसी कुछ birds हैं जो कि हैं cuckoo, मैना, peacock and parrot. इन कुछ birds को generally poems में use किया जाता है due to their singing ability, beautiful physical appearance, flying ability, like such good physical features are attractive to compare to, और poets को बहुत easy होता है उनके बारे में लिखना. A crow is rarely mentioned in the poems, however, it is mentioned where there are tragic or serious themes. Crow को generally poets और writers इतना ज़्यादा use नहीं करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें अगर tragic, somber, pensive, negative, pessimistic, बहुत ज़्यादा bad omen, death, अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस को कभी भी रिफ्लेक्ट करना होता है, ट्रैजिक सीन्स को दिखाना होता है, इविलिश चीज़ों को दिखाना होता है, तो उसमें वो क्रो एज अ बर्ड को यूज़ करते हैं. It is looked at ominously. When we think of a crow, we make images of sadness or something bad happening to us. तो ये बहुत ominous होता है. Ominous यानी कि बुराई का संदेश, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा संदेश कौन लेके आता है? क्रो लेके आता है. और ये बहुत ही नेगेटिवली प्रोजेक्ट होता है. और कभी भी हम क्रो के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्रो को देखते हैं, तो हमें ऐसा खुद को हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है. अब ये एक्चुअली लिटरेचर का परसेप्शन है, बट पोएट ने क्या बोला कि मेरे हिसाब से तो क्रो भी बहुत पॉजिटिव है. पोएट तो ऑलरेडी नेगेटिव मूड में था. पोएट को तो कहीं से भी क्रो ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन नेगेटिव इमोशंस से पोएट को किसने निकाला था? क्रो ने निकाला था. तो उसने इस एक जो थीम, जिस बेसिक थीम में क्रो को यूज़ करते थे जनरली, उसको ब्रेक डाउन किया और क्रो को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अपनी पोएम में प्रोजेक्ट किया. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन. Now we'll move to the next one. Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? Okay, so now he's saying hemlock tree is a very poisonous tree. It's a negative tree again. Okay, it symbolizes death. So why didn't poet use a positive tree, a beautiful tree like oak, pine or maple? Okay.
A hemlock tree is a poisonous plant. It has small white flowers. So जो hemlock tree होता है एक छोटा सा पेड़ होता है. You can say it's big trees also. You don't need to worry about it is only you know these are the massive trees. And on these massive trees we have small white flowers. इन बड़े बड़े पेड़ों पे क्या होते हैं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं. The poet does not write about the more beautiful tree because this hemlock tree goes well with the ominous crow. Why? Because poet wanted to create a sense of negativity and he wanted to tell people that these negative things, these preconceived negative things only brought much needed positive change in my life. तो ये crow के साथ क्योंकि उसे negative और positive दोनों themes को touch करना था और उसे ये बताना था कि negativity हमारे दिमाग में हैमलॉक ट्री और क्रो में नहीं है, तो उसको ऐसा ही एक सिंबल चाहिए था जो कि वर्ल्ड में लिटरेचर के वर्ल्ड में नेगेटिवली लिया जाता है. तो क्रो के साथ बहुत अच्छा वो नेगेटिव ट्री कौन जा रहा था, हैमलॉक ट्री. दैट इज व्हाई ही यूज्ड इट. And his sad mood. It heightens the sadness prevailed in the mind and the heart of the poet. तो वो जो नेगेटिविटी दिखाना चाहता था पोएट अपने दिमाग में, जो उसकी नेगेटिविटी चल रही थी, जितने भी बैड थॉट्स थे, वो किसकी मदद से उसने रिफ्लेक्ट किए, क्रो और हैमलॉक ट्री की मदद से. और उसने ये भी समझाने की कोशिश की कि ये दोनों नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हमारा दिमाग है जो कि चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव में कैटेगराइज करता है. आई होप आई मेड माई सेल्फ clear. Now we'll be moving to the next part of this question. What do the crow and hemlock tree represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो यहाँ पर पोम में वो पॉजिटिव और नेगेटिव किन किन एस्पेक्ट्स की तरह आ रहा है, क्रो एंड हैमलॉक ट्री. एंड जो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो गिराता है शोल्डर पे पोएट के, वो किस चीज़ का सिंबल है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. The crow and hemlock tree represent sorrow and evil. सबसे पहले तो वो नेगेटिव थॉट्स, सॉरो, इविलिश थॉट्स, बहुत ही पेसिमिज्म जो हमारे दिमाग में चलता है, सबसे पहले वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पोम में. The dust of snow stands for someone natural beauty or something joyful. So यहाँ पर you will see कि dust of snow जो कि actual world में, literature के world में जो कि it's a symbol of hardship, restriction, यहाँ पर poem में क्योंकि dust of snow only distracted the poet from negative thoughts. वो सारे negative thoughts से उसको खींच के लेके आई थी. That is why in the poem it is standing for joy, happiness, healing and the part of nature. I hope I made myself clear. And then it means that the sad day is going to change. It is going to change into something joyful for the poet. और इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ नेगेटिव हो रहा था, लेकिन उस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में उसको कौन लेके आया, डस्ट ऑफ स्नो. एंड समथिंग वाज बीइंग रुइंड, किसी चीज़ को ख़राब किया जा रहा था, किसी चीज़ को रिग्रेट में बिताया जा रहा था, और वो क्या था, पोएट का दिन. पोएट अपने आप को he was so regretful and he was constantly ruining his day, but then dust of snow stopped him doing so. He brought him back to life. It brought him back to life and it made him aware of the such beautiful nature which has the maximum healing capacity. I hope you understood this question. What is the message of dust of snow? डस्ट ऑफ स्नो का मैसेज क्या है आखिर, वॉट इज़ द मैसेज ऑफ इट? वेरी ईजी, बट यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. Through the poem Dust of Snow, the poet gives us the message that little things in nature can bring about the huge positive changes in life. So Dust of Snow, Crow, Hemlock Tree, वो कितने insignificant चीज़ें हैं हमारे लिए, कितनी unimportant चीज़ें हैं, but वही छोटी छोटी चीज़ें जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, they can bring about the much needed change in our life. They can actually heal us. नेचर के पास ही है कैपेसिटी जो कि हमको हील कर सकती है और किसी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है.
He also tells us that preconceived negative notions that we associate with certain things in nature is not always true. So we think that crow is negative, we think hemlock tree is negative, we think dust of snow is a symbol of restriction. But ये सारे सिर्फ हमारे दिमाग के notions हैं, ये हमारे दिमाग के ideas हैं. अगर भगवान ने किसी भी चीज़ को अर्थ पे एग्जिस्ट कराया है, if anything is existing on earth, then that is not negative in any way. That cannot be pessimistic. भगवान ने तो हमें भी बनाया है, भगवान ने हर एक चीज़ को बनाया है और हर एक चीज़ को खुद का एक टास्क, एक कर्मा, एक काम दिया है. अगर वो चीज़ वो काम कर रही है तो इट इज़ नॉट नेगेटिव, दैट हैज़ बिन असाइंड बाय द गॉड. ओके, so this you have to remember, that nothing is wrong by the virtue of its existence. These are just, these are just the preconceived notions of the humans. ये humans के ही preconceived notions हैं कि कैसे हम हर चीज़ को categorize कर देते हैं negative और positive में. They are mere creations of our mind. Those very things are capable of bringing around positive transformations in life. तो वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक क्रिएशन है कि कोई चीज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और वही नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आती हैं. And the poet himself says, poet खुद कहता है ये लाइन, that this poem presents a moment that seems simple but has a larger significance. कि बहुत ये जो पोम है इसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स और लोगों को लगेगा ये बहुत ही नॉन शैलेंट वे में लिखी गई है, बहुत ही नॉन सीरियस वे में एक छोटी सी पोम लिखी गई है. बट दिस वेरी स्मॉल पोम tells us the real way of living. यही पोम हमें बहुत अच्छा तरीका सिखाती है जीने का. हमें ये बताती है that we should not mark anything as negative or positive. Whenever we are facing any problem, we should go in the lap of nature and we should seek solutions from nature, because nature has the utmost healing capacity. And with this, your poem is over. I hope आपको poem समझ में आई होगी, tone समझ में आई होगी, setting समझ में आई होगी, क्या theme थी इस poem की, poem का explanation समझ में आया होगा. Then we did literary devices and comprehension. I hope each and every topic is clear to all of you, and I made this poem easy for all of you. And if it is like that, then I'll keep coming with new videos for you all with more English chapters and poems. For now, thank you everyone.